Hello everyone, this is Dr. Vibha Dubey from Computer Department, Durga College। आज मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं सी लैंग्वेज क्या होती है। सी लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो हर प्लेटफॉर्म पे रन हो जाए। तो सी लैंग्वेज हमारे विंडो पे भी रन हो जाती है और लाइनेक्स पे भी रन हो जाती है, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है। और सी लैंग्वेज जो है इसका सबसे पहले इन्वेंशन डेनिस रिची नामक के वैज्ञानिक ने अमेरिका के एट.एंड.टी.वेल लैब में किया था। इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज जिसे इसलिए कहा जाता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो हम अपनी लैंग्वेज इंग्लिश की लैंग्वेज लिख रहे हैं उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और मशीन लेवल लैंग्वेज जो हमारे मशीन या हमारे कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को पहचानता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हमारा कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स को पहचानता है, जैसे 0 और 1, वो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग ज़्यादातर हम प्रोग्रामिंग करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए सी लैंग्वेज का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। सिस्टम प्रोग्रामिंग करने के लिए, सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब होता है ऐसे प्रोग्राम जो सिस्टम को चलाने का काम करते हैं, जैसे हमारा माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है। अगर इसकी प्रोग्रामिंग नहीं की जाएगी तो ये एक डब्बे की तरह होते हैं। तो जब इसकी प्रोग्रामिंग करके इसको चालू किया जाता है तो तभी ये हमारे पास आके चलते हैं। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। अब हम आज सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ऐसे स्टेटमेंट जिसमें हम किसी प्रोग्राम के फ्लो को निर्धारित करने का काम करते हैं तो वो होता है कंट्रोल स्टेटमेंट या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट उसे कहा जाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन के आधार पर अलग अलग तरह के काम को करने की आवश्यकता होती है, और ऐसे काम को करने के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे हम देखते हैं एक एग्जांपल, अगर हम एक वेबसाइट चला रहे हैं और उसमें हम गलत आईडी या पासवर्ड को डाल देते हैं तो वो एक आपको एरर पेज को शो करने लगता है, और क्योंकि उसको सही कंडीशन नहीं मिलती इसलिए वो वेलकम पेज को आपके सामने नहीं लाता। तो ऐसा करने के लिए हमको कुछ ना कुछ लॉजिक डालना पड़ता है, लॉजिक होना चाहिए। तो तभी जब वो हम लॉजिक डालते हैं और वो आईडी पासवर्ड को तभी वो पहचान पाता है। अगर वो हम लॉजिक कंडीशन नहीं डाले रहेंगे तो फिर वो सही और गलत में डिफरेंस ही नहीं कर पाएगा। सही और गलत जानने के लिए हमको एक कंडीशन देनी पड़ती है, और जब वो कंडीशन सही उसको मिलती है तो ही वो एग्जीक्यूट होता है, और इसके लिए हमको एक कंट्रोल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। कभी कभी हम खास परिस्थितियों में किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो इन सब के लिए हमको कंट्रोल स्टेटमेंट या कंडीशन स्टेटमेंट का उपयोग करना पड़ता है। कंट्रोल स्टेटमेंट हमें प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करता है। कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा ही हमें डिसाइड करते हैं कि प्रोग्राम को कैसे स्टेटमेंट से एक दूसरे से ट्रांसफ़र करना होगा। कंट्रोल स्टेटमेंट कई तरह का होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट। सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट होता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में एक बहुत पावरफुल कंडीशनल स्टेटमेंट में से एक है। इसका उपयोग कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है।
इफ़ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने से पहले कंडीशन को चेक किया जाता है, और जब कंडीशन सही हो, जैसे यहाँ हम फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, अगर कंडीशन सही होगी तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन सही नहीं होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका बाहर चला जाएगा। तो ये होता है आपका इफ़ स्टेटमेंट। इसके बाद इफ़ स्टेटमेंट कई तरह का होता है, जैसे यहाँ पे पहले इफ़ को देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट का। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है। सबसे पहले हमने लिखा है वॉइड मेन। ये मेन फंक्शन होता है। वॉइड मेन मतलब हमको कोई वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉइड टाइप हमने मेन फंक्शन लिया हुआ है। और मेन फंक्शन सारे हर प्रोग्राम का एक मेन पार्ट है, जहाँ पे हम प्रोग्राम को लिखते हैं। अगर मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम ही नहीं बनेगा, हमको प्रोग्राम को मेन फंक्शन में ही लिखना होता है। फिर हमने इंट n एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। फिर प्रिंट कराने के लिए हमने प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके एंटर अ नंबर लिखा है। फिर रीड कराने के लिए हमने स्कैन एफ फंक्शन लिया है, जिसमें कि %d, क्योंकि हमने नंबर लिया इसलिए इंटीजर टाइप है, इसलिए हमने %d लिया है। और %n ये रीड का n नंबर को रीड कराने का काम कर रहा है स्कैन एफ फंक्शन। अब यहाँ पे इफ़ में हमने कंडीशन दी है n ग्रेटर देन 10। जब n 10 से बड़ा होगा तो ही इफ़ का कंडीशन ट्रू होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो उस कंडीशन में नंबर इज़ ग्रेटर प्रिंट होना चाहिए। तो ऐसे जब हम एग्जीक्यूट कराए प्रोग्राम को तो हमने दिया 12। अब 12 दिया है क्योंकि ये इससे सेटिस्फाइड हो रहा है कंडीशन, n नंबर बड़ा है 10 से, इसलिए इसको एंटर नंबर इज़ ग्रेटर आ गया आपका। तो दैट मीन्स कि ट्रू कंडीशन मिली इसको, तो ये एग्जीक्यूट हो गया, अदरवाइज ये बाहर हो जाता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, अगर इफ़ में कंडीशन को हम देंगे और कंडीशन सही होगी तो इफ़ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन गलत होती है तो एल्स वाले पार्ट में चला जाता है और एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होता है। जैसे यहाँ पे हम फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले इफ़ में कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन सही हो रही है तो आपका ट्रू वाला मतलब कि इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन गलत हो रही है तो एल्स वाले पार्ट में चला जाता है और एल्स वाला जो आपका स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सिंटैक्स में इफ़ में कंडीशन देंगे, और ये हर इफ़ और एल्स का अपना अपना एक खुद का अपना पार्ट होता है, जो कि करली ब्रेसेस से अलग होता है। इफ़ का अलग पार्ट होगा, एल्स का अलग, दोनों का। जैसे हम देख रहे हैं इफ़ में एक ओपनिंग करली ब्रेसेस है और फिर क्लोजिंग करली ब्रेसेस, उसके बाद ही एल्स वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पे भी अपना खुद का एक स्टार्टिंग आपका ओपनिंग करली ब्रेसेस है और फिर क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगा है। तो इफ़ में कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन सही है तो इफ़ वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, इफ़ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक इसका प्रोग्राम बना हुआ है। इफ़ में कंडीशन n%2 = 0, इवन अगर जो भी नंबर देंगे वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो आपका इवन नंबर प्रिंट होना चाहिए। अगर वो डिवाइड नहीं होता तो एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा और ऑड नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एंटर किया है 12। अब वो 121 जब हमने एंटर किया तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है 121, मतलब कि ये क्या है, एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर होता तो ये == 0 आ जाता। तो ये क्या करता, आपका
इफ़ वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करता है इवन नंबर पर, क्योंकि 121 आपका ऑड नंबर है, ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए कहाँ चला गया, एल्स वाले पार्ट में, और ऑड नंबर को प्रिंट कराने का काम कर रहा है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, नेस्टेड इफ एल्स। जब इफ स्टेटमेंट या एल्स स्टेटमेंट के अंदर ही और इफ और एल्स स्टेटमेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब कि जब बार बार हम एक ब्लॉक में इफ एल्स स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। देख लेते हैं, जैसे एक यहाँ पे हमने सेंटेक्स में लिखा है इफ कंडीशन, फिर उसके बाद फिर से इफ कंडीशन दे दी, उसी तरह से फिर जैसे एल्स कंडीशन और फिर से एल्स कंडीशन दे दी, तो इसे नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन कहा जाता है। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है आपका, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होगी तो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये देख लेते हैं। उसके बाद आता है आपका लैडर इफ एल्स। एल्स इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट में, इफ एल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें एल्स के अंदर और इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन दी जाती है। लैडर इफ एल्स में एल्स के अंदर और फिर इफ एल्स के अंदर में कंडीशन को चेक करता है। जैसे हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल में, इफ़ के अंदर कंडीशन चेक करा, उसके बाद एल्स वाले पार्ट में फिर हमने इफ़ को दिया है, तो यहाँ पे कंडीशन को चेक कर रहा है। यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा और जो स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर इफ़ एल्स के अंदर इफ़ कंडीशन दिया है, तो इस तरह से जब हम एल्स के अंदर इफ़ कंडीशन देते जाते हैं तो इसको लैडर इफ एल्स कंडीशन कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। जब हमारे स्विच स्टेटमेंट भी एक हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर ही आने वाला पार्ट है। तो स्विच स्टेटमेंट जब हमारे पास काफ़ी सारे कंडीशन होते हैं और हमें उस कंडीशन से मैच कर रहे स्टेटमेंट को ही रन कराना होता है, तब हम स्विच केस स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। इफ एल्स के द्वारा किए जाने वाले सभी काम हम स्विच केस स्टेटमेंट की मदद से कर सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट बहुत सारे वैल्यू को टेस्ट करने का काम करता है, कंपेयर करने का काम करता है। इसमें हम अलग अलग स्विच में हम एक एक्सप्रेशन देते हैं और इसमें बहुत सारे केस को यूज किया जाता है। अलग अलग बहुत सारा हम केस यूज कर सकते हैं, और इसमें जो लास्ट होगा उस केस का सबसे लास्ट वाला पार्ट उसको डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। तो इस फ्लो चार्ट में हम देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे केस यूज़ किया है। ऐसे हम 1 2 3 ऐसे 100 भी यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में हमारा क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट, जो कि उस केस इतने जो हम केस देंगे उनसे वो अलग होगा। यहाँ पे हमने जितने भी केस दिया है, जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो 1 2 3 4 जितने केस होंगे उस नाम से एग्जीक्यूट कराएंगे। लेकिन जब इससे मैच करता हुआ जो पार्ट नहीं होगा वो किस में चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट में। जैसे यहाँ देख लेते हैं केस वैल्यू ब्लॉक 1, केस 2, केस 3 और ये ब्लॉक कितने सारे, लेकिन लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट। और इन सब केस के आखिरी में एक ब्रेक लगा दिया जाता है। मतलब एक हर केस को हम अलग अलग एग्जीक्यूट करा सकते हैं, अलग अलग पार्ट को अलग अलग टाइम पे एग्जीक्यूट कराएंगे। एक टाइम पे एक ही केस एग्जीक्यूट होता है। जैसे केस 1, क्योंकि हर केस के बाद ब्रेक लगा है, ब्रेक का मतलब है वहाँ पे हमको उसको रोक देना है। जैसे आपके गाड़ी का ब्रेक हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया, तो इस तरह से हम उस केस को वहाँ पे रोक देने का काम करते हैं। तो उसके लिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, हमने एक स्विच में नम लिया है, एक नंबर लिया है, और केस 7 8 9 जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो जब हम केस 7 लिखेंगे तो ही उसके वैल्यू 7 को प्रिंट करेगा।
लेकिन 8 वाली वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि केस 7 के बाद ब्रेक लगा हुआ है। उसी तरह केस 8 है, जब केस 8 को हम रन कराएंगे 8 डालेंगे तो ही उसको रन कराएगा और नहीं तो वहाँ पे रोक देगा। तो जब हम 7, 8, 9 के अलावा दूसरा कुछ वैल्यू देंगे तो वो कहाँ पे चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाले पार्ट में। और जो डिफ़ॉल्ट पार्ट में प्रिंटफ दिया हुआ है आउट ऑफ रेंज उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि जो केस हमने दिया है उसे ही रन कराएगा। उसके अलावा अगर हम कुछ और नंबर देते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, डिफ़ॉल्ट वाले पार्ट में, और उसको फिर आपको डिफ़ॉल्ट आउट ऑफ रेंज या जो भी हमने यहाँ पे मैसेज दिया होगा वो आपको प्रिंट करा के दिखाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होती हैं, ये 3। तो ब्रेक और कंटिन्यू का हम यूज़ करते हैं ब्रेक को किसी भी लूप को रोकने के लिए, और अगर उसको फिर से हमको चालू करना है तो उसके लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट अभी हमने देखा था, जैसे स्विच केस में भी हमने ब्रेक का यूज किया है। वो भी यही ब्रेक है जहाँ पे हमको किसी भी चीज़ को रोक देना होता है, वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का। और जब हमको उसको आगे बढ़ाना होता है तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट को। तो देख लेते हैं, ये ब्रेक है, दूसरा हमारा क्या है, कंटिन्यू। ब्रेक, कंटिन्यू, इफ, ये सब, एल्स, ये सारे सी के कीवर्ड हैं, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये पहले से बनाए हुए कीवर्ड हैं जिसका जहाँ पे यूज करना है उसको हम वहाँ पे ही यूज करेंगे। स्विच स्टेटमेंट भी, स्विच भी एक कीवर्ड है, तो इनको ये सब कीवर्ड्स हैं जिनको हमको जहाँ पे यूज करना है वहाँ ही यूज करना है। जैसे हमने अभी देखा ब्रेक, अब हमने एक यहाँ पे लूप चलाया हुआ है, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। जे का 6 तक का लूप चलाया है, जे 0 से स्टार्ट होके 6 तक जा रहा है, लेकिन हमने इसको जे को 4 पे ब्रेक लगा दिया है, एक कंडीशन दे दिया इसमें, और हमने 4 पे ब्रेक लगा दिया, मतलब कि ये 4 वैल्यू के आगे 5वीं वैल्यू में नहीं जाना चाहिए, तो ब्रेक लग गया। तो देखा हमने जब इसको हमने रन कराया तो इसमें 4 वैल्यू ही प्रिंट हो रही है, 5वीं 6वीं वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि 4 पे ब्रेक लगा हुआ है। तो इस तरह से हम ब्रेक का यूज करते हैं। उसी तरह हम देखेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमने लूप को 2 से स्टार्ट करके 9 तक ले गए हैं। अब यहाँ हमने कंडीशन दिया है n बराबर 4, n की वैल्यू जब 4 के बराबर होगी तो वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा, और यहाँ हमने n की वैल्यू 2 दिया है, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यू कर दिए, तो मतलब ये 2 से फिर आगे 9 तक आगे बढ़ गया। अगर हम ये कंटिन्यू नहीं करते तो ये वहाँ पे रुका रहता जहाँ हमने ब्रेक लगाया था। अब यहाँ पे हमने इसको 4 पे n = 4 कंटिन्यू कर दिया, तो ये n जब बराबर 4 के हो गया, अब n = 4 मतलब यहाँ पे n 2 से स्टार्ट हो जाएगा, तो आगे फिर ये आपका लूप कंटिन्यू हो गया। तो इस तरह से ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं हम अपने इस सी लैंग्वेज में। उसके अलावा फिर एक स्टेटमेंट होता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट को जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग प्रोग्राम के कंट्रोल को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। गो टू स्टेटमेंट को डिक्लेयर करते समय हम गो टू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। गो टू स्टेटमेंट को जब डिक्लेयर कर, जैसे हमने ब्रेक के लिए ब्रेक को यूज़ किया है, कंटिन्यू के लिए कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ किया है, वैसे ही गो टू स्टेटमेंट के लिए गो टू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। गो टू कीवर्ड को, जिसको हम लेबल नाम पर कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जाता है। लेबल नेम एक वेरिएबल नेम होता है। गो टू प्रोग्राम के कंट्रोल को लेबल नेम से ट्रांसफ़र कर देता है। लेबल नेम के बाद वाले
स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। जो लेबल नेम के बाद वाला वेरिएबल होगा उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करेगा। यहाँ पे जैसे गो टू लेबल लिखा है, लेबल एक वेरिएबल है जो कि हमने पहले से उसको डिक्लेयर किया है, और गो टू उसके द्वारा जंप करके ऊपर से नीचे लेबल के द्वारा कॉल कर रहा है, इसलिए इसको जंपिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे हमने देखा ऊपर में पहले हमने गो टू को डिक्लेयर किया हुआ है लेबल एक वेरिएबल का नाम लेके, और फिर उसी को हमने नीचे में कॉल किया हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं जैसे लेबल 1 2 3, ये स्टेटमेंट 1 2 3 गो टू लेबल थर्ड को कॉल कर रहा है। तो इस तरह से ऊपर से नीचे जब गो टू स्टेटमेंट नीचे में कॉल कर लेता है, कहीं पे भी हम ऊपर डिक्लेयर कर देंगे और नीचे हम उसको 100 लाइन के बाद भी कॉल कर सकते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है जंपिंग स्टेटमेंट। इस तरह से आपके देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपके इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ऊपर में हमने लूप डॉट डू इसको डिक्लेयर किया हुआ है और नीचे में ही इसी को हमने फिर गो टू लूप करके कॉल कर लिया, मतलब 4 लाइन के बाद फिर हमने इसको जंप करा लिया। तो इस तरह से जो जंप कराने का काम किया जाता है वो गो टू स्टेटमेंट के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको जंपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये कंट्रोल स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।